Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss conditions and warranties. तो अब इसके पहले वाले वीडियोस में हम सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं और उसी के साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर एक टर्म डिस्कस करी थी। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर जो है वो कंडीशंस एंड वारंटीज़ के अंदर ही एक टॉपिक है जिसको हम पहले सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम समझेंगे कि कंडीशंस और वारंटीज़ क्या होती हैं किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे कंडीशंस को पहले हम समझेंगे, फिर वारंटीज़ को, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो कंडीशंस होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की या फिर वारंटीज़ होंगी। तो अब यहाँ पे सम ऑफ द स्टिपुलेशंस such that quality of goods, the price and the mode of payment, the delivery of goods and its time and place may be major or minor। मतलब कुछ स्टिपुलेशंस जो हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की वो ये हो सकती हैं कि क्वालिटी ऑफ गुड्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो या फिर प्राइस कुछ अग्री हुआ हो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, बायर और सेलर के बीच में कुछ अग्रीड प्राइस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनना हो, या फिर उसकी फाउंडेशन हो सकती है कि मोड ऑफ पेमेंट की जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो एक पर्टिकुलर मोड या तो वो कैश में ही डील होगा। तो ऐसा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो गया है कि कैश में ही डीलिंग होगी, कैश में ही मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए, बायर जो है सेलर को कैश में ही पेमेंट करेगा, इस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है। या फिर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इट्स टाइम एंड प्लेस। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं इन्हीं पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है या उसकी फाउंडेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की, वो इन्हीं सारी स्टिपुलेशन पर बेस्ड है कि क्या क्वालिटी होगी गुड्स की, क्या उनका प्राइस होगा, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, बायर किस मोड से पेमेंट करेगा, या फिर डिलीवरी कैसे होगी, किसके थ्रू डिलीवरी होनी है गुड्स की, या फिर टाइम क्या होगा गुड्स का, प्लेस क्या होगा। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं इनमें से कुछ कंडीशंस जो हैं वो मेजर कंडीशंस होती हैं और कुछ कंडीशंस जो हैं वो माइनर कंडीशंस होती हैं। तो अब यहाँ पे जो मेजर कंडीशंस हैं इसके बेसिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो फॉर्म हुआ होता है, द वेरी फाउंडेशन कंडीशन होगी उसको हम मेजर बोलते हैं। और माइनर कंडीशन एज द नेम इंडिकेट्स की माइनर कंडीशंस हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस माइनर कंडीशन के अगर कोई भी सेलर जो है या बायर जो है उनको फुलफिल नहीं भी करता तो भी हम यहाँ पर माइनर कंडीशंस मानेंगे, उनको पहले ही डिसाइड हो गया होगा कि वो माइनर कंडीशंस हैं, उनका फ़र्क जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेजर कंडीशंस हैं तो मेजर जो कंडीशंस होंगी एज द नेम इंडिकेट्स मेजर कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस में कोई भी डिफेक्ट होता है तो यहाँ पर फिर फाउंडेशन बिगड़ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी मेजर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है तो अब द मेजर terms or stipulations which go to the very root of the contract and their breach may frustrate the very purpose of the contract are called conditions। तो अब इन्हीं को हम कंडीशंस कहते हैं। जो अब हम मेजर कंडीशंस की बात हमने करी कि कुछ मेजर कंडीशंस होती हैं जो फाउंडेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, जिनमें अगर कोई भी अगर डिफेक्ट आ जाता है अगर फाउंडेशन में तो हम फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट को ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन ही जब बिगड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा आगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मेजर टर्म कोई भी ब्रीच होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही जो है उसको बिगाड़ देता है। तो इसीलिए हम इनको कंडीशंस कहते हैं। तो कुछ भी अगर मेजर टर्म्स में अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसको हम कंडीशंस बोलेंगे। और क्योंकि ये जो मेजर टर्म्स हैं ये मेजर टर्म्स हम इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरी रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच गो टू द वेरी रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फाउंडेशन होती है, रूट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे ग्रो कर पाता है या परफॉर्म हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेजर टर्म्स होंगी उनको हम कंडीशंस बोलते हैं। तो अब वारंटीज किसको बोलेंगे? द माइनर टर्म्स विच आरंट सो वाइटल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर ब्रीच में सीम टू बी द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ये माइनर टर्म्स हैं जिनकी माइनर टर्म्स की बात हमने यहाँ पर करी कि अगर माइनर टर्म्स में अगर कोई भी ब्रीच होता है तो उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं मानते।
जो कि ऐसा लग सकता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक्चुअली वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन कंडीशन में होगा? जब वो मेजर टर्म्स होंगी, कंडीशन में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है या जो फाउंडेशन है कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंडीशंस में ही कुछ ब्रीच हुआ है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्रीच मानेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लेकिन अगर कोई भी माइनर टर्म्स हैं तो हम बोलेंगे कि वारंटीज़ के बेसिस पे कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई है, माइनर सा डिफेक्ट है, तो इसीलिए हम उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो मेजर चीज़ें समझनी है कि कंडीशंस अगर ब्रीच होती है तो उससे फिर कॉन्ट्रैक्ट पे फ़र्क पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म होगा या नहीं। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ होता है तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करते, क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटीज़ में माइनर टर्म्स में ही कुछ ब्रीच हुआ होता है, तो उसको हम इतना बड़ा नहीं बनाते, उसको हम मेजर नहीं बनाते और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हम इसकी और टर्म्स को समझ जाएं कि क्या होता है कंडीशंस एंड वारंटीज़ में। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कंडीशंस और वारंटीज़ के बीच में, कंडीशंस वर्सेस वारंटीज़। तो अब यहाँ पे 3 बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है कंडीशंस एंड वारंटीज़ को। फर्स्ट बेसिस है यहाँ पर एज टू वैल्यू। तो अब डिफरेंस एज टू वैल्यू है कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बीच में। कंडीशन में असेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस पे बेस्ड होती है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे टारगेट करती हैं कंडीशंस। वारंटीज़ होती हैं कोलेटरल टू द मेन पर्पस, मतलब कि वो साइड बाय साइड चलती हैं जो भी मेन पर्पस होगा उसके। तो अगर कोई वारंटीज़ में ब्रीच होता है वो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर पाता, लेकिन अगर कंडीशंस हैं तो वो मेन पर्पस ही होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसीलिए हम कंडीशन के केस में उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। लेकिन वारंटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कोलेटरल टू द मेन पर्पस होते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो खुद ही मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो अब आगे जाने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से अब दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, एक सेलर है और एक बायर है यहाँ पर, और अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर बायर ऐसा बोलता है, बायर ये कंडीशन रखता है कि उसको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हॉर्स चाहिए, और उसमें वो ये कंडीशन रखता है कि हॉर्स जो है वो ब्राउन कलर का होना चाहिए, अडल्ट हॉर्स चाहिए उसको। तो ये बी की कंडीशन है यहाँ पर, इसी बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हुआ है सेलर के साथ। अब ये जो सेलर है वो एक हॉर्स सेल करता है, हॉर्स में ट्रेडिंग करता है ये सेलर, और अब बायर ने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है, स्पेसिफिकेशन दे दिया है अपने गुड्स को लेकर कि उसको एक हॉर्स चाहिए जो कि ब्राउन कलर का होगा और उसको एक अडल्ट हॉर्स चाहिए। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशन दे दी उसने हॉर्स के लिए। तो अब यहाँ पे अगर सेलर ऐसा करता है कि वो उसको एक अडल्ट हॉर्स देता है और एक ब्राउन कलर का हॉर्स देता है, तो ये तो वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर सेलर के पास ऐसा कोई हॉर्स है जो कि ब्राउन कलर का है और अडल्ट हॉर्स है, तो फिर हम इसको मानेंगे कि ये एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो कंडीशन है इस कॉन्ट्रैक्ट की, जो हम यहाँ पे कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है यही इसी में कोई डिफेक्ट निकलता है। मान लेते वो ब्राउन कलर का हॉर्स ना होकर यहाँ पर ब्लैक कलर का हॉर्स है, तो यहाँ पर फिर ये जो बायर है वो मना कर सकता है, वो ऐसा बोल सकता है कि उसने तो ब्राउन कलर का हॉर्स मांगा था लेकिन यहाँ पर सेलर ने उसको ब्लैक कलर का हॉर्स ऑफर किया है। तो इसीलिए बायर यहाँ फिर बोलेगा कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि उसने एक मेजर कंडीशन जो थी जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था उसी चीज़ को उसने यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर ब्रीच किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को बोलेंगे कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है जो कि वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होना होता है या फ्यूचर में परफॉर्म होना होता है। तो ऐसा दोनों ही कंडीशन में हो सकता था, सेल की कंडीशन में भी और अग्रीमेंट टू सेल के कंडीशन में भी। तो अब यहाँ पे वारंटीज़ कैसे हो सकती थी? अगर कोई भी माइनर कंडीशन होती कि यहाँ पर अब बायर ने ऐसा बोला होता कि वो पॉलिश्ड होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए हॉर्स जो है, और अगर वो नहीं भी मिलता
उस कंडीशन के साथ साथ कि मान लेते हैं इसने ये भी कंडीशन रखी है यहाँ पर कि वो ब्राउन कलर का हॉर्स है और वो एक अडल्ट हॉर्स है और वो क्लीन हॉर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लीन जो है, क्लीन यहाँ पर इसने मान लिया कि ये वारंटीज़ में आता है कि अगर वो हॉर्स डर्टी भी हुआ तो भी वहाँ पर बायर जो है वो उसको क्लीन करवा लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर वो हॉर्स जो है क्लीन नहीं भी होता तो भी यहाँ पर बायर जो है वो उस को मानेगा कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ है, जिससे यहाँ पर बायर जो है वो हॉर्स को परचेज तो कर लेगा, लेकिन बाद में या तो ऐसा हो सकता है कि बायर यहाँ पर सेलर को ऐसा बोले हॉर्स को क्लीन करवाने में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो यहाँ पर सेलर बेयर करेगा। तो ऐसा भी हो सकता था यहाँ पर। तो ऐसे इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पे जो क्लीनलीनेस था उस हॉर्स का वो वारंटीज़ में आ गया, जो कि एक माइनर कंडीशन थी। लेकिन मेजर कंडीशन ये थी कि हॉर्स जो है वो ब्राउन कलर का होना चाहिए और वो एक अडल्ट हॉर्स होना चाहिए जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए और क्लीनलीनेस जो है वो वारंटीज़ में आ गया, क्योंकि ऐसा किसी भी टाइम परफॉर्म हो सकती है कि कभी भी हम हॉर्स को साफ़ करवा देंगे। तो ऐसा सेलर यहाँ पर कर सकता था। यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ किया सेलर ने अगर वो उसे डर्टी हॉर्स देगा, और अगर वो ब्लैक ही होता हॉर्स और वो एक अडल्ट हॉर्स भी नहीं होता तो हम यहाँ पर मानते कि यहाँ पर जो कंडीशन है, जो फाउंडेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की, उसी में कुछ डिफेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर बायर ऐसा बोल सकता था कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर हॉर्स क्लीन नहीं हुआ तो यहाँ पर जो बायर है वो ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ है और इससे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर बायर जो है वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा, एक्सपेंसेस आएंगे वो बायर जो है वो सेलर से कंपनसेट करवा लेगा। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर एज टू ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है यहाँ पर, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी। तो अब हम यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर होती है तो हम उसको ऑटोमेटिकली ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान लेंगे। कैसे, अब हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि सेलर जो है यहाँ पर जो डिमांड किया था बायर ने वो उसको नहीं ऑफ़र कर पाता, मतलब यहाँ पर बायर ने उससे एक ब्राउन और एक अडल्ट हॉर्स मांगा था कि ये दोनों कंडीशन उस हॉर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए तभी वो इस हॉर्स को परचेज़ करेगा। और लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, उसने ये भी कंडीशन रखी थी कि वो हॉर्स जो है वो क्लीन होना चाहिए, जो कि एक बहुत बेसिक थिंग है। तो अब यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस थी। अब यहाँ पर ब्राउन कलर और अडल्ट होना उस हॉर्स का ये कंडीशंस के अंदर आता है, ये मेजर कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। और हॉर्स का क्लीन होना वारंटीज़ के अंदर आता है कि वो माइनर कंडीशन है कि क्लीन तो होना ही चाहिए हॉर्स। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि सेलर जो है वो यहाँ पर यही कंडीशन फुलफिल नहीं करता कि वो हॉर्स जो है वो ब्राउन कलर का भी नहीं है और वो हॉर्स जो है वो अडल्ट भी नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया तो हम वारंटीज़ पे जाएंगे ही क्यों, मतलब हम ये देखेंगे ही क्यों कि वो हॉर्स जो है वो क्लीन है कि नहीं। तो यहाँ पर वेरी कंडीशन, जो वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी वही यहाँ पर डिफेक्टिव थी। तो इसीलिए हम वारंटीज़ जो कि माइनर थिंग है उसको हम चेक करेंगे ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी सेलर ने अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है तो हम उसको ऑटोमेटिकली ब्रीच ऑफ वारंटीज़ के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ जो है वो कंटेन करता है ब्रीच ऑफ कंडीशंस को, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो मेजर होती हैं और वारंटीज़ जो हैं वो माइनर होती हैं। तो अगर आप कंडीशंस को ही ब्रीच कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वारंटीज़ को भी ब्रीच करने के बराबर होगा। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि ब्रीच ऑफ वारंटीज़ होता है तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटीज़ को हम नहीं मानेंगे इक्वलेंट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब वो कैसे, कि अगर इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं अगर वो हॉर्स जो है वो क्लीन नहीं होता तो यहाँ पर अब सेलर ने जो है वो ब्रीच ऑफ वारंटीज़ किया होता और ब्रीच ऑफ वारंटी किया है, लेकिन अब ये जो हॉर्स है वो ब्राउन कलर का भी है और अडल्ट भी है। तो फिर इस केस में यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन तो उसने किया ही नहीं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो बायर है वो या तो ऐसा कर सकता है कि वो सेलर को ऐसा बोलेगा कि वो उसको क्लीन हॉर्स देगा, या फिर वो बायर जो है वो खुद उस हॉर्स को क्लीन करवाएगा और सेलर से बाद में उसके लिए कंपनसेशन ले लेगा। लेकिन अब इस कंडीशन में हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कंडीशंस हैं कि वो हॉर्स ब्राउन और अडल्ट है, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है।
अगर वारंटीज़ जो हैं उनका ब्रीच हुआ है सिर्फ, तो फिर हम इसी बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते कि वो हॉर्स जो है वो क्लीन नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ब्रीच ऑफ वारंटीज़ होता है तो वो उसको हम इक्विवेलेंट नहीं मानते ब्रीच ऑफ कंडीशंस के, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो मेजर होती हैं, मेजर पार्ट यहाँ पर सेलर ने कवर कर दिया है। तो इसीलिए अगर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ होता है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। यहाँ पे बायर जो है वो बस डैमेजेस क्लेम कर लेगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर होता है तो वो इक्विवेलेंट होगा ब्रीच ऑफ वारंटीज़ के, लेकिन अब ब्रीच ऑफ वारंटीज़ अगर होगा तो हम उसे इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशंस के, क्योंकि कंडीशन जो है, कंडीशन का ब्रीच होना एक मेजर बात है और यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटीज़ होना एक माइनर टर्म है। तो अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर एज टू ब्रीच। अब यहाँ पर डिफरेंस एज टू ब्रीच है कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बीच में। तो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में अग्रीव्ड पार्टी रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। अब यहाँ पर अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो यहाँ पर दो राइट हैं अग्रीव्ड पार्टी के पास। मतलब अगर बायर यहाँ पर है और ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है यहाँ पर सेलर, उसको उसकी रिक्वायरमेंट का हॉर्स जो है वो नहीं ऑफर करता, तो फिर इस केस में बायर के पास दो ऑप्शंस हैं कि वो यहाँ पर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकता है, और सेकेंड ऑप्शन उसके पास है एंड क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस को भी वो क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर एंड कंडीशन है कि दोनों ही कंडीशन वो साथ में परफॉर्म कर पाएगा, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकता है। तो ये अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो ये दोनों ही राइट जो है वो एक बायर के पास होंगे। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ वारंटीज क्लेम डैमेजेस ओनली। मतलब अगर ब्रीच ऑफ वारंटीज होता है, यहाँ पर जो है वो डर्टी हॉर्स ऑफर कर देता है सेलर बायर को, तो फिर इस केस में बायर जो है वो हॉर्स को क्लीन करवा लेगा और जो भी एक्सपेंसेस आए क्लीन करवाने में हॉर्स को, वो बाद में सेलर से कंपनसेट करवा लेगा। तो इसीलिए अगर ब्रीच ऑफ वारंटीज होता है तो यहाँ पर जो बायर है वो सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर पाएगा, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कंडीशंस होता है तो दो राइट्स होंगे यहाँ पर बायर के पास कि एक तो वो यहाँ पर डैमेजेस भी क्लेम कर पाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकता है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटीज के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना नहीं कर सकता और वो सिर्फ यहाँ पर डैमेजेस को ही क्लेम कर पाएगा। तो आई होप आप इन डिफरेंसेस के थ्रू जो है वो कंडीशंस और वारंटीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे और हमने इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की भी कोशिश करी। तो अब हम इसके आगे के प्रोविजंस देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि इन केस ऑफ voluntary waiver by the buyer and acceptance of goods by the buyer, breach of condition is treated as breach of warranty। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन है, एक नोट है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है कि वॉलंटरी वेवर बाय द बायर, अगर बायर जो है वो वॉलंटरीली वेव कर देता है, और एक ये भी कंडीशन है यहाँ पर कि एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, जो बायर है वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन दोनों कंडीशंस में कि वॉलंटरी वेवर बाय द बायर और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो हम इसको इक्विवेलेंट मानेंगे ब्रीच ऑफ वारंटीज के। अब ये कैसे होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं फिर से, और अब यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है मतलब मेजर टर्म यहाँ पर ब्रीच हुई है जो हमने यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर जो मेजर कंडीशन थी उसी में ब्रीच हुआ है। तो अब इस केस में हम इसको, अब हमने देखा था कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट का ही ब्रीच मान लेते हैं और यहाँ पर बायर के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करेगा, मतलब परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब इस कंडीशन में कि अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं कि वॉलंटरी वेवर बाय द बायर, अब बायर ऐसा बोलता है क्योंकि बायर के पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो इसीलिए यहाँ पर बायर ऐसा करता है कि कोई भी कंडीशन अगर ब्रीच करी है, मान लेते हैं यहाँ पर ब्लैक हॉर्स दे दिया है सेलर ने और वो हॉर्स जो है वो अडल्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है सेलर ने। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ही हमने देख लिया था कि बायर ने एक ब्राउन और एक अडल्ट हॉर्स माना है, और लेकिन यहाँ पर सेलर ने उसको एक अडल्ट हॉर्स भी नहीं दिया और ब्लैक हॉर्स दे दिया है उसको ब्राउन हॉर्स के बदले में।
तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर हमने देखा था कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है सेलर के पार्ट पर, लेकिन अब ये बायर की डिस्क्रिशन है कि वो वॉलंटरीली वेव कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब वो कह रहा है कि वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा कि अडल्ट हॉर्स नहीं भी है तो भी चलेगा, और अगर वो हॉर्स ब्लैक भी है, ब्राउन नहीं है तो भी चलेगा। तो ऐसा बायर के डिस्क्रिशन पे हो सकता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है। बायर ऐसा वॉलंटरीली कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तब भी परफॉर्म करना चाहता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है। तो इसीलिए जब इस कंडीशन में जब वॉलंटरीली वेवर बाय द बायर हो रहा है तो इस कंडीशन में हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ही ब्रीच ऑफ वारंटीज मान लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटीज में जो है वो बायर जो है सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बायर ने ऐसा ही किया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया, उसने सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने हैं और वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करेगा ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बावजूद। तो इसीलिए हम इसको ब्रीच ऑफ वारंटीज मान लेते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशंस नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर बायर जो है वो वॉलंटरीली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है। नेक्स्ट क्या कंडीशन होगी? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, की जो बायर है वो ऐसे ही उन गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बायर जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर उन गुड्स की जो कंडीशन है उसी को ब्रीच किया हुआ है सेलर ने, तो फिर इस कंडीशन में यहाँ पर बायर जो है वो गुड्स एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब यहाँ पर बायर जो है वो किसी भी कंडीशन में उन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि अब उसे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना क्योंकि सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। तो ये इस केस में भी यहाँ पर बायर को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं बायर और सेलर के बीच में शुगर को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ शुगर जो है वो सेलर जो है वो बायर को देगा। तो यहाँ पर अब वो जो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ शुगर था वो बायर को नहीं मिलता यहाँ पर, लेकिन अब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर बायर जो है वो उन गुड्स को, मतलब उस शुगर को, जो भी शुगर यहाँ पर सेलर ने भेजी है, बायर यहाँ पे उस शुगर को एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि जो क्वालिटी उसने डिमांड करी थी वो क्वालिटी उस शुगर में नहीं है। तो अब यहाँ पर बायर ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया है सेलर ने, इसीलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नहीं चाहता। यहाँ पर बायर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम ब्रीच ऑफ वारंटीज ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर का कंपल्शन है कि अब उसने वो गुड्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच नहीं हो सकता। अब बायर ऐसा नहीं बोल सकता कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करना चाहता है। यहाँ पर बायर को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी हम इसको सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटीज मानेंगे, जहाँ पर बायर जो है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएगा। मान लेते हैं सेलर ने यहाँ पर कुछ तो सेम ही क्वालिटी के शुगर भेजे थे बायर को और उनमें से कुछ क्वालिटी जो थी वो डिफरेंट क्वालिटी थी जो कि बायर ने डिमांड करी थी उससे। तो यहाँ पर बायर जो है वो जो भी डिफरेंट क्वालिटी आ गई है उसके पास, वो उसको बोल देगा सेलर को कि उसके लिए वो डैमेजेस जो है वो कंपनसेट करे। अब वो बायर जो है उसके पास सिर्फ इतना सा ही राइट होगा कि जो भी डिफरेंट क्वालिटी आने की वजह से उसको डैमेजेस हुए हैं वो यहाँ पर सेलर से क्लेम कर लेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता कि उसे अब शुगर चाहिए ही नहीं सेलर से, वो रेप्यूडिएट कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये राइट अब यहाँ पर बायर जो है वो खो चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर इन कंडीशंस की, जिसमें हमने देखा कि अगर यहाँ पर वॉलंटरीली वेव कर देता है बायर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में भी हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटीज मानेंगे। और यहाँ पर बायर एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटीज मान लेते हैं। तो यही मेन नोट था यहाँ पर, जो कि हमें कंसेप्चुअली समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज होती हैं।